इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। हिंदी सिनेमा ने, भारतीय सिनेमा ने एक अपना बहुत बड़ा अभिनेता, एक बड़ा कलाकार खो दिया है। अभिनेता ओमपुरी का आज सुबह निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। 66 वर्ष की ओमपुरी, उनके अभिनय को लेकर, उनके इस पूरे सफर को लेकर क्या क्या कहा जाए, शब्द बेशक कम पड़ जाएंगे, लेकिन बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का उनका ये सफर, 300 से भी ज्यादा फिल्में, अलग अलग भाषाओं में फिल्में, इतनी कामयाबियां और इतने मील के पत्थर उनके इस करियर में जुड़े रहे कि शब्दों में उन्हें बयां नहीं किया जा सकता। एक दुखद खबर के साथ आज सुबह की शुरुआत हुई। ओमपुरी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। 66 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। समानांतर सिनेमा में एक बड़ा नाम, न सिर्फ समानांतर सिनेमा बल्कि कमर्शियल फिल्मों में उनका बड़ा योगदान रहा। आर्ट सिनेमा में उनका एक बड़ा योगदान रहा। अंबाला शहर में उनका जन्म हुआ। फिल्मी करियर की शुरुआत जो नींव पड़ी वो एनएसडी से पड़ी। उसके बाद एफटीआई का रुख उन्होंने किया और फिर आगे बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उनके किरदार ऐसे हैं जिन्होंने एक आम व्यक्ति के जीवन में भी अमिट छाप छोड़ी। अपने उन किरदारों के लिए ओमपुरी साहब हमेशा याद किए जाएंगे। एक से बढ़कर एक फिल्म, एक से बढ़कर एक बड़ा किरदार। श्याम बेनेगल साहब के साथ उनकी जोड़ी बनी, चाहे फिल्म अर्थ हो, अंकुर, मंथन, ये तमाम वो फिल्में हैं जिन्होंने लीक से हटकर तो काम किया ही, लेकिन उन्हें एक अभिनेता के तौर पर बड़ा मुकाम हिंदी सिनेमा में दिलाया। इस वक्त हमारे साथ फिल्म मेकर डेविड धवन फोन लाइन पर मौजूद हैं। डेविड साहब, आज सुबह की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई। ओमपुरी साहब को हिंदी सिनेमा ने, इस देश ने खो दिया। हेलो, am I talking? हेलो, डेविड साहब आपको सुन पा रहे हैं हम। हाँ, ओमपुरी हाँ, साहब हाँ। नहीं रहे, एक बहुत बड़ा नुकसान, न सिर्फ हिंदी सिनेमा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी अमिट छाप लोगों के दिलों में छोड़ी, वो आज हमारे बीच नहीं रहा। बड़ा मतलब ये धक्का लगा है हम लोग को, और मेरा इसका रिलेशन बड़ा पुराना है। वी जॉइंड एफटीआई टुगेदर, फिल्म इंस्टीट्यूट इन 74। आप समझे ना, ये मेरे साथ था एफटीआई में, पूना में। हेलो जी जी, सुन रहे? तो 74 में वी वर टुगेदर, और ये मेरा रूममेट था वहाँ पे। एक ही रूम में हम दोनों साथ में थे। फिर 76 में पास हो गया, ही बिकेम एन एक्टर। मैं एडिटिंग करता था, डायरेक्शन, फिर हमने काम किया साथ में। and he's a brilliant actor. He was, I mean, I'll tell you, he's one of the good actors we had. Superb, मतलब underrated मैं बोलूँगा. He's brilliant. I enjoyed working with. He was though a friend of mine also, and we have such great memories I have of him. His son used to come to my house, and अभी क्या बोलूँ, बहुत पर्सनल है। और इससे बुरी खबर क्या हो सकती? सुबह सुबह से वो भी उठा हूँ, एक्सरसाइज करके आया हूँ, और फोन में ही न्यूज मतलब रही है मुझे खबर। फिर मैंने टीवी ऑन किया, देन आई एम सीइंग एवरीथिंग। जी, शुक्रिया डेविड साहब आपका हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी मौजूद हैं। शबाना जी, आपने तो ओमपुरी साहब के साथ काम भी किया, और आज एक इस तरह से ये चौंकाने वाली दुखद खबर सामने आई। दिल का दौरा पड़ने की वजह से ओमपुरी साहब को हिंदी सिनेमा ने, हम सब ने खो दिया। क्या अनुभव आज आपको उनके बारे में याद आते हैं? ये मुझे तो अभी ये खबर मिली है, अभी मैं उनके घर ही जा रही हूँ। इस वक्त मेरे लिए रिएक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। उनके साथ मेरी इतनी सारी सालों से इतनी करीब की दोस्ती और करीब का प्रोफेशनल रिश्ता रहा है कि इस वक्त मुझे कांटे हो रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़फ्लैश एंड आई एम नॉट इन अ पोजीशन to make any comments at all, except that it is a very, 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 very sad moment for Hindi cinema. बिल्कुल शबाना जी, आपके शब्दों में समझ आ रहा है कि ये कितनी तकलीफ देह खबर है सबके लिए। उनकी तबीयत खराब रहती थी, आखिरी बार आपकी उनसे कब बात हुई होगी? आप कुछ बता पाएंगी हमें? नहीं, मेरी बात उनसे कम से कम 1 साल हो गया मेरी उनसे बात नहीं हुई। हालांकि हमारे फोन पर बात होती थी, अगर मिलते नहीं भी थे तब भी, लेकिन कुछ 1 साल से आई हैव बीन कंप्लीटली आउट ऑफ टच विद हिम। अब मैं उनके घर जा रही हूँ, फिर मुझे बाद में पता चलेगा। आई बेग टू बी एक्सक्यूज्ड प्लीज।
शुक्रिया शबाना जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो बेहद सदमे में वो तमाम लोग, वो तमाम को स्टार्स जिन्होंने उनके साथ काम किया। एक ऐसी खबर जिसके साथ आज सुबह की शुरुआत हुई, लेकिन यकीन कर पाना मुश्किल है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से ओमपुरी साहब का निधन हो गया, इस दुनिया में वो नहीं रहे। लेकिन उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, उनकी इंडस्ट्री से जुड़े लोग, चाहे अभी कुछ देर पहले हमने डेविड धवन साहब से बात की, शबाना आजमी से हमने बात की, सब सदमे में एक शॉकिंग ये लम्हा है सबके लिए, एक ऐसा क्षण जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अपने बीच के एक व्यक्ति को खो दिया है। एक ऐसा नाम, जैसा डेविड धवन साहब ने भी कहा कि उन्हें अंडररेट किया गया बॉलीवुड में, या वो ड्यू सम्मान उन्हें कभी नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। लेकिन आज ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें ये तमाम बातें छोटी पड़ जाती हैं, क्योंकि याद वो सभी लम्हे आते हैं, वो वक्त आता है, चाहे पर्दे पर जब आपने ओमपुरी साहब को देखा हो, उनके उन किरदारों को देखा हो जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिनके नाम भी अगर गिनाए जाएं, उन किरदारों को भी अगर याद किया जाए, चाहे अर्धसत्य के पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार हो जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला, या धूप में एक शहीद सैनिक के पिता का किरदार निभाना हो, उसकी मजबूरी को पर्दे पर लाना हो, अपने महज एक किरदार के जरिए उन्होंने समाज के उस पूरे वर्ग को आवाज दी, उस पूरे वर्ग को जीवित किया अपने अभिनय के द्वारा। ऐसे कलाकार जिन्हें खोना क्षति भर कह देना भी एक छोटा शब्द होगा, लेकिन एक ऐसी कमी वो छोड़ गए हैं हिंदी सिनेमा में जिसकी भरपाई आने वाले वक्त में कब तक हो पाएगी, ये कह पाना नामुमकिन है। ये इस फिल्म का भी दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ऐसे न जाने कितने किरदार को दर दर की ठोकने खिलवाना चाहता है। 1 साल का था जब ये लेकर तुझे इस घर में आई थी, दूसरों के बर्तन मान मान कर बड़ा किया है इसने, और मेरी हालत नहीं देख रहा। इस देश में देश पर शहीद होने वालों को बेवकूफ समझा जाता है। तू भी कंप्यूटर कर, विदेश जा, और ये वर्दी पहनने का शौक है तो पुलिस में भर्ती हो जा, बहुत कमाई है। इतने सहज तरीके से किसी किरदार को पर्दे पर जीवंत कर देना, उसे पर्दे पर उतार देना, इसकी मिसाल ओमपुरी साहब जिस तरह से हमेशा साबित करते आए हैं, एस्टैब्लिश करते आए हैं, ये मिसाल अपने आप में मिल पाना बेहद मुश्किल। 28 अगस्त 1975 फिल्मों का भी अगर जिक्र किया जाए तो एक से बढ़कर एक फिल्म, सुबह 8 बजे, लेकिन अर्धसत्य, जाने भी दो यारों, जो अपने आप में एक क्लासिक फिल्म है और ओमपुरी साहब का किरदार उसमें हमेशा चर्चा में रहा। ये जोड़ियों के साथ काम किया, चाहे वो नसरुद्दीन शाह हो, श्याम बेनेगल हो, शबाना आजमी हो, थिएटर पर्सनालिटीज। जब भी थिएटर पर्सनालिटीज का नाम भारत में लिया जाएगा तो ये वो बड़े नाम हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ मौजूद है। प्रसून जी, आज कैसे आप ओमपुरी साहब के इस पूरे सफर को बयां करेंगे? मेरे ख्याल से एक ऐसा अदाकार जिससे जब भी मिलिए आप महसूस ही नहीं करते थे कि वो कोई कलाकार है, थिएटर का है, सिल्वर स्क्रीन का है, या भारत में जब चिकने चुपड़े चेहरों का दौर, उसमें एक बलराज सहनी एक वक्त याद आते हैं, और उसके बाद अब नजर आता है कि ओमपुरी और नसीर दो ही ऐसे शख्स थे जो शायद एक नई लकीर खींचने के लिए तैयार हो रहे थे। और याद कीजिए तो 80 के दशक में जो पैरेलल मूवीज का दौर चला, NSD से निकले, फिर पूना इंस्टीट्यूट गए, उसके बाद थिएटर भी कर रहे थे, और उस दौर की पैरेलल मूवीज को उन्होंने करना शुरू किया। श्याम बेनेगल ने उनके बारे में बड़ा शानदार वक्तव्य एक बार दिया था कि ओमपुरी एक्टिंग नहीं करते हैं, वो जब स्क्रीन पर आते हैं और जो डायलॉग्स उनको दिए जाते हैं, उन डायलॉग्स को वो पढ़ते भी नहीं है, उस डायलॉग्स में कुछ अपने शरीर की भाव भंगिमाओं को ऐसे जोड़ देते हैं तो उनके चेहरे के दाग भी उसमें उभर कर आ जाते हैं। उनके चेहरे पे बड़े चेचक के दाग थे उस शुरुआती दौर में, धीरे धीरे तो खत्म हो गए। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा शख्स जो हॉलीवुड में भी काम कर चुका है, बॉलीवुड में भी काम चुका है, मराठी फिल्म से घासीराम कोतवाल से उसने शुरुआत की थी, और बड़ा ही जीवंत था। मतलब अक्सर अब से जब बातचीत होती थी, उनसे कहते थे कि इंटरव्यू करना है, बोलते थे यार ऐसा इंटरव्यू मत कर लेना जिससे ऐसा लगे कि वो मेरा आखिरी इंटरव्यू हो जाए, और इसीलिए मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ और सिर्फ बात करता हूँ, इंटरव्यू नहीं दूंगा, बातचीत करूंगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा शख्स जो भारत के सिल्वर स्क्रीन पर, जिसके जरिए लोग समाज से अलग हो जाते हैं, उन्होंने सिल्वर स्क्रीन को माध्यम चुना लोगों से जुड़ने के लिए, इसलिए खूब ट्रेवल करते थे और लोगों के बीच जाना, लोगों से मिलना, बैठना, जो तबका मिल जाए उसी पे बातचीत करना। और हिंदुस्तान की राजनीति में उनकी दखल तो नहीं थी कह सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हर चीज पर जरूर आती थी।
चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे पार्लियामेंट नहीं चल रही हो, चाहे लोगों की परेशानी हो, हर चीज पर रिएक्ट कर जाते थे। हाल में भी रिएक्ट किए थे मोदी गवर्नमेंट को लेकर। यानी उनके भीतर एक ऐसा मनुष्य था जो ये नहीं सोचता था कि सिल्वर स्क्रीन का कोई कलाकार है, ये नहीं सोचता था कि अच्छा ये फिल्म हिट करानी है, ये नहीं सोचता था कि एक मुझे कोई पहचान बनानी है। एक सामान्य स्थिति में जीते हुए कैसे कोई शख्स अपनी पहचान बनाता है, मेरे ख्याल से ये एक लाजवाब चीज थी। बिल्कुल, आपने सामान्य स्थितियों का जिक्र किया। अगर उनके बैकग्राउंड की, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड की भी बात की जाए, बेहद गरीबी से निकले, उसके बाद एनएसडी तक पहुंचे, वहां से आगे एफटीआई का रुख किया, फिर फिल्मों में आए, और फिल्मों में आके जो उनके किरदारों में भी जो आम आदमी की पकड़ और उसकी परेशानी जिस तरह से झलकती थी, कहीं ना कहीं उनके उस बैकग्राउंड का भी उसमें हाथ रहा। और जैसा आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकली भी वो अक्सर अपनी राय रखते थे, अपने ओपिनियंस रखते थे, तो ये अपने आप में आज के दौर में जब कलाकार कुछ भी बोलने से डरता है, एक बहुत बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की। देखिए, जो लोग एनएसडी को जानते हैं या पुणे इंस्टीट्यूट को जानते हैं, चूंकि हम इन दोनों जगहों को जानते हैं, यहाँ पर ये एक मायने नहीं रखता है कि कौन गरीब परिवार से आया है, किस परिवेश से आया है। सवाल है वहाँ अभिव्यक्ति किस रूप में निखार आता है, ये उसकी एक पहचान है। एनएसडी की भी वही पहचान है और पुणे इंस्टीट्यूट की भी वही पहचान है। वो दरअसल उन्होंने एनएसडी और पुणे इंस्टीट्यूट को जो राय मिली कि थिएटर में जो वहां से निकलेगा वो बेस्ट थिएटर करेगा, उसके बाद निकली राय की जो सिल्वर स्क्रीन पे जाएगा बेस्ट कलाकार होगा, उन्होंने उस मिथ को तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि सवाल बेस्ट का मतलब क्या होना चाहिए, बेस्ट का मतलब हिट करने वाला होना चाहिए जो हिट कर दे, या फिर बेस्ट का मतलब एक ऐसा अदाकार होना चाहिए जो लोगों के बीच से निकलते हुए लोगों से जुड़ जाए। इसीलिए उनका कहना भी था कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन से कम भी नहीं हूँ, और मैं जब सिल्वर स्क्रीन पर आता हूँ तो मेरी पहचान जो है वो इस तरीके से रहेगी कि सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर मैं अपने डायलॉग सुनता हूँ और मैं बात करता हूँ। तो ये ट्रेनिंग थी। मतलब जो हमारे यहाँ का गरीब तबका है उसको जब डायलॉग मिलते हैं समाज में कुछ बोलने के लिए, सिल्वर स्क्रीन पर उसको कैसे उतारा जाए, इस पे हमारी एक बार उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई थी कि आप जब बोलते हैं या जो आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं वो लगता ऐसा है कि आपके भीतर की आक्रोश ही निकल कर वो आ रहा है। तो उनका आर्गुमेंट था कि देखिए, हम लोग समाज से कटे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बंबई चले गए तो अब कट गए, ऐसा भी नहीं है कि जब हम समाज के बीच रहेंगे और हम मानेंगे हम कलाकार हैं तो बिल्कुल छिन्न भिन्न दिखाई दे, ऐसा भी नहीं है। तो ये उनकी एक स्थितियां ऐसी थी जिसमें वो खुद को जोड़ते चले जाते थे। बिल्कुल, और इस वक्त हम तस्वीरों में भी यहाँ लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। और इस दौरान आप देख रहे हैं महेश भट्ट, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया, अलविदा कहा उन्होंने ओमपुरी को, और साथ ही एक दिल को छू लेने वाली बात कही कि मेरा एक हिस्सा तुम्हारे साथ इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। जो हमने फिल्म और सिनेमा की बातें करते हुए साथ बिताई हैं वो अपने आप में एक बेहद अहम क्षण हमारे लिए, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। प्रसून जी, एक बेहद दिलचस्प बात यहाँ पर, जिस तरह की फिल्में ओमपुरी साहब ने अपने इस पूरे करियर में, अपने पूरे फिल्मी सफ़र में की, चाहे वो जाने भी दो यारों का सटायर से जुड़ा किरदार हो, या फिर जो टीवी सीरीज थी तमस उसमें उनका किरदार हो, या इसके अलावा गांधी फिल्म में उन्होंने एक बहुत छोटा सा किरदार किया था, धूप फिल्म में एक सोल्जर के पिता का किरदार किया था, उस मजबूरी को दिखाया था। तो ये तमाम वो किरदार है जो उनके अपने पर्सनल निजी जीवन में जो संघर्ष रहा है उनको भी पर्दे पर उतारते आए हैं और एक शायद आम आदमी को आवाज देते आए हैं। देखिए, दो चीजों का जिक्र आपने अच्छा कर दिया मेरे ख्याल से, एक तमस और एक दूसरा गांधी। गांधी फिल्म में जो जब उनको वो उस छोटी सी भूमिका को निभाना था जिसमें वह बंगाल में मौजूद थे और महात्मा गांधी वहां पर थे और उस छत पे जाते हैं और उनका बेटा मर गया है, उन्होंने बोला कि मैं 2 रात सो ही नहीं पाया जब मुझे वो डायलॉग दिया गया, क्योंकि डायलॉग बहुत छोटा था लेकिन उसमें जो मुझे एक्टिंग करनी थी वो एक्टिंग एक नई लकीर खींची जाने वाली थी, क्योंकि उसके बाद दंगों को रुक जाना था, जो दंगे पूरे देश भर में हो रहे थे और महात्मा गांधी वहां पर बैठे हुए थे। बोले मैंने इसके लिए कई किताबें पढ़ डाली कि उस पीरियड में लोग किस मानसिकता में जी रहे होंगे, और बोले सिर्फ एक पन्ने में लिखा हुआ मुझे डायलॉग दिया गया था कि ये डिलीवरी आपको करनी है। तो मेरे ख्याल से जो शख्स अपनी भूमिकाओं को लेकर उसको समाज के उस दौर से जोड़ दे, और उस पर उनकी बड़ी साफ गोई के साथ एक राय भी आई थी, और ये मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू जो आया था ये किसी या तो बीबीसी का इंटरव्यू था या न्यूयॉर्क टाइम्स में ये इंटरव्यू आया था, उसमें उनका कहना था कि जो
हिस्टोरिकली फिल्में होती हैं, जो कि हिस्ट्री से जुड़ी हुई सिनेमा जो होता है, उसमें जब आप काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आपको उस दौर में जाके उसको जीना पड़ता है। और जीने के लिए कोई थिएटर, कोई जगह आपको ट्रेनिंग नहीं देती है, बल्कि वह आपकी अपनी मानसिकता होती है, आप उसमें किस रूप में ढालते हैं खुद को। ये एक मैसेज है मेरे ख्याल से कलाकारों के लिए भी, कि आप सिर्फ डायलॉग याद करके चले जाएं और सोच लें कि हम इस रूप में रिएक्ट हो जाएंगे। यही ओमपुरी की पहचान थी। और तमस तो मेरे ख्याल से कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उस दौर में बाकायदा पढ़ते थे, और उनकी जो पत्नी थी वो किताबें लेकर आती थी, और उस समय प्रेमिका के तौर पर थी, और सारी चीजें आदान प्रदान होता था। इन चीजों का जिक्र बहुत बार वो किया करते थे। बिल्कुल, भीष्म साहनी साहब का वो नॉवल तमस, जिसका किरदार उन्होंने निभाया ओमपुरी साहब ने, और ऐसा किरदार कि आज भी अगर आप उसे देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये आपको अब माचिस फिल्म का एक दृश्य, यही देश तो एक नाराज सिख युवक का गुस्सा जिस तरह से ओमपुरी साहब ने इस सीन में पर्दे पर उतारा था, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन कैसे वो एक आम आदमी की आवाज बने अपने अलग अलग किरदारों के जरिए, उनके फिल्मी सफर पर हम कुछ और बात करेंगे।